Okay, so recording has started. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll begin with our lecture 4, Introduction to Data Structures and Algorithms. The name of the chapter is Introduction to DS, and this is what we have studied so far. In the previous lecture, we have seen pointers also, and we have seen what is data structure and types of data structure. Okay, so we have just finished discussing on pointers. Today we will study what is the meaning of abstract data type and then algorithmic notation. So you can refer to this website, algorithmic notation compiler rating part 1, and there is another part 2. You can refer to this. I'm using that as a reference material to teach you the algorithmic notations, the format convention, how statements and control structures are used. Before beginning, let me tell you what is the meaning of abstract data type. Many times in descriptive question is asked, explain stack as an ADT. This is a question. This may carry 4 to 6 marks. In bracket, they write 4 marks. Instead of stack, they may even write queue as an abstract data type. Many times, students don't understand what is the meaning of abstract data type. Abstract data type. So, what is the meaning of abstract data type? Abstract data type means mathematical model of a data structure. It is a mathematical model. So when you say mathematical model, it doesn't mean the actual. When I say it doesn't mean the actual, it means it doesn't mean the implementation. For instance, you know, this word abstract, this might have gone in you oops also to you. Abstraction means hiding. Yes, hiding the internal details, right? To hide the internal details from the user. So to hide. तो हम लोग को मालूम है कि एक फैन होता है, फैन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. ये सीलिंग फैन है सपोज. तो ये बोर्ड के ऊपर, अभी ये बोर्ड नजदीक है, ये फैन दूर है, इसलिए छोटा दिख रहा है. तो एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर, और एक बटन होता है. ये बटन को स्विच बोलते हैं हम लोग. ये ऑन और ऑफ हो सकता है स्विच. और ये रेगुलेटर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? स्पीडिंग बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए. राइट. तो हमें फैन का स्पीड बढ़ाना या कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना जरूरी है क्या? नहीं. हम सिर्फ बटन घुमाएंगे. हमने अगर बटन 0 पे सेट कर दिया तो फैन बंद हो जाएगा. 1 पे घुमाया तो स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट होगा थोड़ा कम स्पीड से, राइट. 2 पे घुमाया तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, मीडियम. हाँ, और बढ़ेगा. 5 करेंगे तो फुल में चलेगा. 5 पे अगर लेके गए तो फुल में चलेगा. और ये जरूरी नहीं है. मेरे घर में एक पंखा है, आप उसको 0 पे घुमाओ, 1 पे घुमाओ, 2 पे घुमाओ, एक ही स्पीड से चलता है. छोड़ो, वो मजाक वाली बात है. मगर है, घर में एक सही में ऐसा फैन है कि कहीं पे भी घुमाओ वो उसी स्पीड से चलता है. उसका सर्किट खराब हो गया. पर रियलिटी में क्या होता है कि उसका एक रेजिस्टेंस होता है, 0, 1, 2. तो करंट का फ्लो जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, करंट का फ्लो बढ़ते जाता है, रेजिस्टेंस कम होते जाता है. पर हमें ये पता नहीं है ना कि 1 पे है तो क्या रेजिस्टेंस है, 2 पे है तो क्या रेजिस्टेंस है, कितना करंट जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है.
वो इंटरनल डिटेल्स हम लोगों से छुपाए गए हैं। इसीलिए इस सिस्टम को यूज करने के लिए जो दिया है हमको, ये है इंटरफेस। इंटरफेस, आप ये इंटरफेस यूज करो, आपका काम बन जाएगा। दिस इज व्हाट द कंपनी हैज प्रॉमिस्ड अस। आप एडजस्ट करो, आपको स्पीड कितना चाहिए तो आप कम ज्यादा करो। अब अभी तो ऐसा नहीं आते, 012 वाले नहीं आते, अभी वो वेरिएबल आते हैं। यानी जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे उल्टा घुमाओगे तो स्पीड कम होते जाएगा। उसमें 1 2 3 4 5 कुछ नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर टाइप ऐसा कुछ तो है ना, पोटेंशियोमीटर कुछ कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, रिमोट होता है हमारे पास में, टीवी का रिमोट होता है, टाटा स्काई का रिमोट होता है, और बटन दे दिए हम लोगों को, तो हम लोग वो बटन प्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर चीजें होते रहती है। पर अंदर का नॉलेज हमें कुछ नहीं है, हम सिर्फ यूज करते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन जब हाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसी तरीके से अगर हमको ऐसा बताया गया कि एक ऐसा एरे होगा, उसमें एक टॉप नाम का एक वेरिएबल होगा, इनिशियली ये -1 होगा, तो इसका मतलब होता है एम्प्टी है स्टैक। 1 2 3 4 5, अगर टॉप का वैल्यू 5 हो गया तो इसका मतलब फुल हो गया स्टैक। और फिर ये पुश नाम का जो फंक्शन है, ये लिखना नहीं है हम लोगों को। पुश जो है, इट विल पुट अ वैल्यू ऑन द स्टैक एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, और पॉप टॉप वैल्यू जो वैल्यू है वो वहां से स्टैक पे से निकाल के देगा। पुश करेंगे तब टॉप 1 से बढ़ेगा, और पॉप करेंगे तो टॉप 1 से डिक्रीमेंट होगा। ये सिर्फ ऐसा डायग्राम वगैरह निकाल के अगर 2 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया तो दैट विल एक्सप्लेन यू द बिहेवियर ऑफ द स्टैक। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन या फिर लिखना नहीं है कोड, सिर्फ बताना है आपको कि ये स्टैक जो होगा मेमोरी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसमें एक वेरिएबल होगा जिसका नाम टॉप होगा, और 2 फंक्शंस रहने वाले हैं, एक का नाम है पुश, एक का नाम है पॉप। पुश वैल्यू जो है वो स्टैक पे डालेगा, पॉप वैल्यू स्टैक पे से निकालेगा। तो अगर इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेन में लिखते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्टैक। इसको बोलेंगे स्टैक। इसका इंप्लीमेंट नहीं करना है आपको। तो दिस पर्टिकुलर explanation in plain English and giving this mathematical diagrams, how this works, that is called as abstract data type. आपको implementation देना नहीं है, पुश का फंक्शन लिखना नहीं है, पॉप का फंक्शन लिखना नहीं है, पुश का एल्गोरिथम देना नहीं है, पॉप का एल्गोरिथम भी देना नहीं है। सिर्फ पुश क्या करेगा, it will put a value on the top of the stack, pop will remove the value from the top of the stack. That is called as an abstract data type. So when it is said explain abstract data type, आपको ये डायग्राम बनानी है, डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो टॉप वेरिएबल होगा, और कौन से फंक्शंस उसको डेटा स्टोर करने के लिए और डाटा रिट्राइव करने के लिए होंगे, सिर्फ वो लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। Yes, sir. ओके, सो अगेन आई विल रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आपको सिर्फ मैथमेटिकली यानी डायग्राम्स और फंक्शन के नाम, उनका वर्क कैसा होता है वो सिर्फ बताना है, आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है। आपको पुश फंक्शन नहीं लिखना है, आपको पॉप फंक्शन नहीं लिखना है। पर पुश क्या करेगा, पॉप क्या करेगा, वो आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे अगर स्टैक एम्प्टी है और आप पॉप करने की कोशिश करोगे तो एरर दे देगा कि स्टैक एम्प्टी है, इट विल नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू, सॉरी इट विल नॉट पॉप अ वैल्यू। और पुश के बारे में आपको क्या बोलना है कि अगर स्टैक भर गया, स्टैक फुल हो गया, तो स्टैक नई वैल्यू नहीं लेगा, otherwise it will allow to store the value at the top of the stack. Initially the top is set to say 0 या -1, और जैसे जैसे वैल्यू आप स्टोर करते जाओगे टॉप एक एक से बढ़ते रहेगा। तो इतना ही लिखना है। सो दैट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दैट particular data structure, in this particular case the stack.
इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है. Now we'll talk on algorithmic notation, how to write an algorithm. ग्रेजुएशन में या बीसीए में आपने algorithms लिखे होंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ किए होंगे. सो थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं. नेम ऑफ एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम आप लिखोगे, so that algorithm is given an identifying name written in capital letters. So algorithm का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर्स में दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस ये देखो, algorithm ग्रेटेस्ट. अगर प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका algorithm लिख रहे हैं हम लोग, तो algorithm प्राइम, इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं. रिमेंबर दिस, नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. या फिर फिबोनाची सीरीज के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो एल्गोरिथम फिबोनाची. या वी आर राइटिंग एन एल्गोरिथम टू फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एल्गोरिथम quadratic equation, EQEN. So we can give the name to an algorithm. Every algorithm has a name and that name is written in capital letters. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this example, if you see, this algorithm has the name greatest. Next, algorithm has what is called as the introductory comment. The algorithm name is followed by a brief description of the task the algorithm performs. Algorithm क्या काम करेगा उसका brief description होगा, and any assumptions that have been made. Please switch off your mic. Please switch off your mic. The description gives the name and type of the variables used in the algorithm. अब देखो क्या क्या होता है, एक description होता है algorithm नाम के बाद. वो ये बताता है कि algorithm क्या करने वाला है, क्या assume करने वाला है, और कौन से variables और उनके data types क्या होंगे ये भी बताता है. For instance, हमारा ये जो वाला algorithm है, इसमें ये देखिए, उसके बाद में this algorithm finds the largest algebraic element of vector A. अगर वेक्टर A मतलब एरे A, ठीक है, ये A नाम का एरे है और इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर 90 होगी, तो ये वो बताने वाला है कि लार्जेस्ट अलजेब्रिक वैल्यू कौन सी है. Which contains n elements, so it is telling you that the size of this array is n and places the result in max. तो max नाम का वेरिएबल है जिसमें उसका रिजल्ट आने वाला है. I is used as a subscript to A. I नाम का जो वेरिएबल है वो सबस्क्रिप्ट होगा, यानी I, A of I मतलब A of 0, फिर A of 1, A of 2, इस तरीके से. और फाइनली ये 90 जो होगा वो मैक्स वैल्यू होगी. इट विल बी, रिजल्ट विल बी प्लेस्ड इन द वेरिएबल मैक्स. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी कमेंट. एल्गोरिथम के नाम के बाद में कमेंट आती है, डिस्क्राइब करती है एल्गोरिथम क्या करेगा, कुछ अजम्पशंस है वो बताएगा, और कौन से वेरिएबल्स और उनका कुछ डेटा टाइप अगर होगा, जैसे इसका उन्होंने बताया कि ये ए जो होगा वो वेक्टर डेटा टाइप होगा. वेक्टर मतलब एरे होगा. सबस्क्रिप्ट है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सबस्क्रिप्ट सारे इंटीजर होते हैं, और ये मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो हम लोग को ये नहीं बताया कि ये इंटीजर एरे है या फ्लोट एरे है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन दी है. स्टेप्स. द एक्चुअल एल्गोरिथम इज मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स, यानी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ऐसे दी जाती है. ईच बिगिनिंग विद अ फ्रेज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो एक ऐसा फ्रेज होता है जो इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है. हर स्टेप के शुरुआत में ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है और इसके नीचे वो स्टेप में क्या करना है वो दिया होगा. फॉलोइंग दिस फ्रेज इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. इसके बाद में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, which describes action to be executed or task to be performed in that step. For example, देखो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये नंबर्स है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें जो दिया है, देखो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये यहाँ पर चौथा है, ये पांचवा है, और ये फिनिश्ड वाला, ये देखो ये. So these are phrases
each begin with a phrase enclosed in square brackets. So these are the phrases. Phrase word is used. It is not a complete sentence. Phrase shortcut में sentence जो shortcut में लिखा है. Use the vector empty, initialize, examine all the elements of vector, जैसे last में finished. तो ये phrase है. And after that phrase, ordered sequence of statements है जो actions to be executed or task to be performed. तो यहाँ पर देखो इसके बाद में if n is less than 1, so this is if n is less than 1 then do this. So this is what you have to do in that step. ये स्टेप में दो चीजें होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस से पहले ये होगा फिर ये होगा, ठीक है. अब ये तीसरी स्टेप में एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है. सेकंड नंबर का जो स्टेप है उसमें दो स्टेटमेंट्स. सो वी हैव अंडरस्टूड जो फ्रेज क्या होता है और ये न्यूमेरिकली स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 so on. Okay. Third is comments. Comments specify no action and are included only for clarity. Comments help the reader better understand the step. अब इस चीज ये देखिए ये कमेंट है, पैरेंथेसिस में जो दिया है दिस इज अ कमेंट. यू वेरी वेल नो कमेंट लाइक दिस कि हम लोग सी में ऐसा होता है, C++ में ऐसा होता है, पाइथन वगैरह और कुछ लैंग्वेज में हैश यूज करते हैं. डिपेंड करता है कि अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग मेथोडोलॉजी है. सो हियर if it is in parenthesis it means it's a comment. Now we'll see statement and control structures. सबसे पहला है assignment statement. The assignment statement is indicated by placing an arrow. So एक arrow use होता है between the right hand side of the statement and the variable receiving the value. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं A0. So there 0 will go in A. तो ये syntax है. This is the value. राइट हैंड वाली वैल्यू ये ए में जाएगी. दूसरा है द सिंबल इक्वल टू. ये जो इक्वल टू है ना इज यूज्ड एज अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड नेवर एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. अगर हम लोग ये ए इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ए 0 जा रहा है ए में. नो, इसका मतलब होता है इज ए इक्वल टू 0. सो इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर. हम लोग प्रोग्रामिंग करते वक्त डबल इक्वल टू लिखते हैं, तो वो और ये सेम है. ये इक्वल टू है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज में और डबल इक्वल टू होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल C, C++, जावा. ठीक है. तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ये दिस इज नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. तो एरो जो है दिस इज असाइनमेंट एंड दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू, यानी यू आर checking for equalness. An exchange of the values of two variables is accomplished by, अगर a और b की वैल्यूज आपको एक्सचेंज करनी है तो टू साइडेड एरो यूज करना है. Many variables can be set to the same value by using a multiple assignment. Multiple assignment इस तरीके से करना है. I'm sorry. ये मल्टीपल असाइनमेंट है. 0 will go in C, same will go in B and same will go in A. Got it? I hope you have understood this. 1, Yes. 2, Yes. 3, 4. Simple things. Nothing complicated into it. Next. If statement किस तरीके से होता है? ये दो फॉर्म्स हो सकते हैं. If condition then क्या करना है? If condition then क्या करना है? और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो else क्या करना है? So हम लोग if a equal to 10 then write yes. और दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है if a equal to 10 then write yes, else write no. So this is example of if then and if then else. Okay. यहाँ पर देखो ये if then है, if n is less than 1 then write this. यहाँ पर else वाला एग्जाम्पल नहीं है. ये स्टेटमेंट C, C++, जावा में कैसा होता है ये स्टेटमेंट?
स्विच केस। स्विच केस होता है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, तो हम लोग स्विच भी देख लेंगे, ठीक है। The case statement is used when a choice from among several mutually exclusive alternatives must be made on the basis of the value of an expression. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, अगर ये वैल्यू होती है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये अगर होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, n वैल्यू होगी तो ये होगी, और अगर इन सारी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो डिफॉल्ट होगा। ओके, तो एक इसका सी वाला इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग मेन लिखा है हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल स्कैनफ या सीन आप जो प्रॉपर लगे वो देखो, और n का वैल्यू रीड कर रहे हैं, और हम लिखते हैं स्विच n, राइट? सिंटैक्स करेक्ट है? यस सर। केस 1, अब मुझे एक बताओ, अगर n का वैल्यू मैं इंटर करता हूं 5, व्हाट विल बी द आउटपुट? अदर। Other. करेक्ट। अब n इक्वल टू 2, 2 होगा सर। Two output. ब्रेक स्टेटमेंट Break वापरावं लागेल. ठीक है ना? आता जो समोर त्याचा आउटपुट काही ते सांगा, अब जो दिख रहा है उसका आउटपुट बताओ। 2 3 एंड अदर। 2. 2 3 ऑर्डर। One answer is 2 and another answer is 2 3 other. Other. See, when n is equal to 5, so when n का वैल्यू 5 होगा तब स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, इससे मैच करके देखता है 5 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है। अगर ये तीनों वैल्यू 5 नहीं है तो सारी केस स्टेटमेंट तो खत्म हो गए, फिर वो डिफॉल्ट को चला जाता है, और फिर डिफॉल्ट अदर मतलब वो अदर प्रिंट कर देता है, ठीक है, 5 दिया तो। मगर हम लोगों ने अगर 2 दिया, n का वैल्यू अगर 2 दिया तो केस 1 को चेक करता है सेम में क्या नहीं है, फिर केस 2 को करता है चेक, सेम हो गया तो ये केस मैच हो गई, तो उसको यहाँ से एंट्री मिल जाती है। फिर ये लेफ्ट में देखता ही नहीं है, ये सीधा यहाँ से बराबर पूरा नीचे चला जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसा नीचे ना जाए, इसलिए यहाँ पर ब्रेक लगाना जरूरी है, यहाँ पर भी ब्रेक लगाना जरूरी है, यहाँ पर भी ब्रेक लगाना जरूरी है। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम अगर ये 2 आता है तो केस 2 प्रिंटफ 2 प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब स्विच में से बाहर। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में से या किसी लूप में से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है आपको, एग्जिट नहीं यूज करना है। एग्जिट यूज किया तो क्या होगा, प्रोग्राम में से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, हमको सिर्फ है ना लूप में से निकलना होता है या इन ब्रेस ब्रैकेट में से बाहर निकलना है, स्विच में से बाहर निकलना है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होता है, वो सीधा नीचे निकल जाता है, वो बाजू केस में आता ही नहीं है। एक ही बार अंदर आता है, एक बार अंदर आ गया तो उसको ऐसा लगता है मुझे सारा लाइसेंस मिल गया, और वो सीधा नीचे आते रहता है सब कुछ एग्जीक्यूट करते वक्त। अगर आप यहाँ लिखना भूल गए सपोज ब्रेक, और n का वैल्यू 2 है तो क्या होगा, 2 और 3 प्रिंट होगा। 2 प्रिंट कर देगा, यहाँ ब्रेक नहीं है नीचे चला जाएगा, 3 अगर ब्रेक लग गया उसको फिर वो नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 और 3 प्रिंट करेगा उस केस में। ओके,
तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रेक यहीं लिखे, आप इस लाइन पर भी लिख सकते हैं ब्रेक, ठीक है, वट एवर यू थिंक सुटेबल। नेक्स्ट इज द रिपीट स्टेटमेंट फॉर इजी कंट्रोल ऑफ इटरेशन या लूपिंग। इटरेशन का अगला वर्ड है लूपिंग। A repeat statement has been provided. This statement has one of the following forms. ये 3 फॉर्मेट दिए आपको, इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। रिपीट फॉर इंडेक्स इक्वल टू सीक्वेंस, रिपीट व्हाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन इज गिवन, रिपीट फॉर इंडेक्स इक्वल टू सीक्वेंस व्हाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी दिया है और ये इंडेक्स इक्वल टू सीक्वेंस ये भी दिया है। सो दिस 3 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। चलो एक एक देखते हैं एग्जांपल्स। रिपीट फॉर I का वैल्यू I इक्वल टू 1 2 कॉमा डॉट 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 25। वो क्या करता है, इन दोनों में का डिफरेंस निकालता है। 2 - 1 is 1, तो ऑटोमेटिकली स्टेप साइज उसको पता चल जाती है कि 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो वो 1 को बढ़ाएगा 1 से 2 हो जाए, 2 को बढ़ाएगा 1 से 3 हो जाएगा, ऐसा करते करते 25 तक जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिपीट फॉर टॉप इक्वल टू n प्लस k, तो n प्लस के कुछ वैल्यू होगी, सपोज 10, n प्लस के 10 10 - 1 9। तो देखो ये 10 - 9 हो गया, तो ये स्टेप साइज जो है ना डिक्रीमेंट हो रही है। कब तक जाना है आपको, 0 तक जाना है। स्टेप साइज क्या होगी, -1, करेक्ट। 10 - 1 9, 9 - 1 8, ऐसा करते करते 1 आएगा और 1 - 1 0। अब यहाँ पर देखो 9 11, 11 और 9 में का डिफरेंस कितना है, 2, तो ये +2 है, तो स्टेप साइज विल बी +2। तो ये 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, जब तक उसका मैक्स +1 2 ये जो भी वैल्यू आएगी तब तक वो बढ़ाते रहेगा। तो आपको लिखते वक्त पहला डिजिट देना है, दूसरा डिजिट देना है, बाद में डॉट 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 लिखना है और ये मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। ये 2 वैल्यू लिखनी जरूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 कॉमा डॉट 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 10, उसको स्टेप साइज कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। इसमें 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है या 5 ऐड करना है, उसको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए यू हैव टू गिव दिस 2 वैल्यूज एंड दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू। आगे बात समझ में? यस सर। अब क्या नहीं करना है आपको, ये -1 किया या -2 किया, स्टेप साइज क्या होगी, -1 है ना स्टेप साइज, -1 प्लस -1, तो आ गया -2, -2 प्लस -1 क्या होगा, -3। ऐसा करते करते होगा क्या कभी 10 आएगा, नहीं सर। तो दिस इज इलीगल रिपीट। और ये 5 6 इसमें 1 1 1 1 इंक्रीज ही होने वाला है, और ये -17 आ रहा है, होगा ये कभी, नो सर। नहीं। अगर ऐसा कुछ लिखते हो वुड नॉट कॉज एनी स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, ये क्या मशीन नहीं रन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। Instead, the repeat statement would be treated as having completed their execution. इसका execution complete हो गया, ऐसा ट्रीट होगा। तो ये रन होंगे नहीं, तो ऐसा लिखो मत। अगला है रिपीट व्हाइल। तो ये पहला वाला हम लोगों ने देखा, रिपीट फॉर ये हो गया। अब ये रिपीट व्हाइल देख रहे हैं हम लोग। So repeat while is used to repeat a step until a given logical expression become false. जब तक वो false नहीं होता तब तक, मतलब जब तक वो true है तब तक चलते रहेगा, false हो गया बाहर निकल जाएगा। The evaluation and testing of the logical expression is performed at the beginning of the loop. And as a special case we may write repeat while true. ये हमेशा true रहेगा, तो इसको break करके बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। So since true is a widely logical expression, this is in effect an infinite loop. ऐसे इनफाइनाइट लूप में से बाहर निकलने के लिए हमको ब्रेक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट अस सी दिस। ये रिपीट व्हाइल ट्रू, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। रिपीट व्हाइल ट्रू, रीड अरे इफ देयर इज नो मोर डेटा देन एग्जिट लूप। तो ये लूप में से बाहर निकलना है तो यू आर यूजिंग एग्जिट लूप। प्रोग्राम में हम लोग ब्रेक यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग एग्जिट लूप स्टेटमेंट यूज करेंगे, एग्जिट लूप। नेक्स्ट, for index equal to sequence while logical expression। अब ये 2 का कॉम्बिनेशन है, ये रिपीट फॉर और ये
while. So this is type 3 is a combination of type 1 and 2 and is used to repeat a step for a sequence whose values are taken successively by index until a logical expression is false. तो हम ऐसा लिख सकते हैं repeat for I equal to 1, 2, dot n while flag is equal to 1. जब तक फ्लैग 1 है तब तक रिपीट फॉर, उसके बाद में जो भी लाइन होगी वो लाइंस रिपीट, सॉरी ये लाइंस एग्जीक्यूट होगी फॉर i इज इक्वल टू 1 to n. ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ये जब तक ये ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, ये फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा. हो सकता है कि i की वैल्यू सिर्फ 3 तक गई हो और ये n सपोर्ट 10 होगा, तो अगर ये 3 तक भी गया होगा मगर ये फ्लैग वेरिएबल जो है सेकंड वाइल कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो भी ये रिपीट स्टेटमेंट में से बाहर आ जाएगी. इज दिस क्लियर? यस सर. जो 3 सिंटैक्स हमने देखे हैं उसमें हम लोग ये इंसर्ट कर सकते हैं इसे थ्रू स्टेप n. जब हम नहीं लिखते थे ये स्टेप n, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ करंट स्टेप करनी है, करंट स्टेप करनी है. रिपीट थ्रू स्टेप n कहाँ है देखते हैं. ये देखो, रिपीट थ्रू स्टेप 5 while i is less than n. रिपीट थ्रू यानी 3 से शुरू करना है. ये स्टेटमेंट में ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये भी करना है. तो रिपीट थ्रू इसका मतलब है और कब तक? 5 तक. तो ये रिपीट थ्रू यानी ये दोनों स्टेप आपको रिपीट करनी है जब तक i is less than equal to n. तो दिस इज थ्रू स्टेप, मतलब एक से ज्यादा स्टेप अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो अगर आपने ये थ्रू स्टेप लिखा नहीं, ये नहीं लिखा, तो सिर्फ एक ही स्टेप होगी अगली वाली. और अगर आपने थ्रू स्टेप कहां तक? 5 तक, तो ये 5 तक वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. सो आई होप ये जो कॉम्बिनेशन है थ्रू स्टेप n फॉर इंडेक्स इक्वल टू सीक्वेंस, थ्रू स्टेप n व्हाइल ये कंडीशन, थ्रू स्टेप n ये दोनों जब तक नहीं होती तब. तो वन मोर देन वन अगर आपको स्टेप रिपीट करनी हो देन यू कैन यूज दिस सिंटैक्सेस. ओके. सो एट दिस मोमेंट हम लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हैं. वी हैव सीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम का अगला वाला भी पार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट विल डिस्कस इट इन टुमारोज लेक्चर. अगर आपके पास आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछो.